हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं न्यूम। इस क्लास में हम आजीविका के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले एडीओ के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप किसके उत्पादन में भारी वृद्धि हुई? ऑप्शन ए है गेहूं और चावल, ऑप्शन बी है मक्का और मकई, ऑप्शन सी है चीनी और गन्ना, ऑप्शन डी है कपास और जूट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है हरित क्रांति के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको हरित क्रांति ने प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन ए है अकार्बनिक खादों का उपयोग, ऑप्शन बी है सरकार द्वारा आपूर्ति किए गए बीजों का उपयोग, ऑप्शन सी है सिंचाई के लिए भूजल का उपयोग, ऑप्शन डी है जैविक खादों का उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैविक खादों का उपयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव है? पहला है भूजल स्तर का ह्रास, दूसरा है मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट, तीसरा है बढ़ी हुई इनपुट लागत। तो भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव में शामिल है उपरोक्त सभी, यानी 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, यानी भूजल स्तर का ह्रास, मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ी हुई इनपुट लागत, ये सभी जो है भारत में हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं। ऑप्शन ए है उच्च उत्पादन किस्म के बीज का उपयोग, ऑप्शन बी है रासायनिक खाद कीटनाशक का उपयोग, ऑप्शन सी है सिंचाई सुविधा का विकास, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हरित क्रांति के प्रमुख घटक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब कि जो उच्च उत्पादन किस्म के बीज का उपयोग करना, रासायनिक खाद कीटनाशक का उपयोग करना, सिंचाई सुविधा का विकास, ये सभी जो है हरित क्रांति के प्रमुख घटक में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए गोल क्रांति आलू उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति पेट्रोलियम, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन। तो प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीली क्रांति। पीली क्रांति जो है इसका संबंध होता है तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। ठीक है, बाकी जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि गोल क्रांति, इसका संबंध होता है आलू उत्पादन से, रजत क्रांति का संबंध होता है अंडा उत्पादन से, गुलाबी क्रांति का संबंध होता है प्याज उत्पादन से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, सुनहरी या स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए फल उत्पादन, ऑप्शन बी सब्जी उत्पादन, ऑप्शन सी बागानी कृषि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सुनहरी या स्वर्ण क्रांति, इसका संबंध होता है फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन और बागानी कृषि, सभी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति से इनमें से किन विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध था? ऑप्शन ए वर्गीज कुरियन हरित क्रांति एवं एम.एस. स्वामीनाथन श्वेत क्रांति, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति एवं वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति, ऑप्शन सी मोंटेक सिंह आलूवालिया हरित क्रांति एवं सैम पित्रोदा श्वेत क्रांति, ऑप्शन डी सैम पित्रोदा हरित क्रांति एवं मोंटेक सिंह आलूवालिया श्वेत क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध होता है हरित क्रांति से, और जो वर्गीज कुरियन है उनका संबंध है श्वेत क्रांति से। ये जो क्वेश्चन है ये आपको एडीओ 2017 में पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए है दूध की खरीद, परिवहन और भंडारण का प्रबंधन शीतलन संयंत्रों में करना, ऑप्शन बी है पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है बेहतर मवेशी नस्लों गाय और भैंस, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान सुविधाएं और विस्तार सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भारत में श्वेत क्रांति का उद्देश्य है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि दूध की खरीदी, ठीक है, परिवहन भंडारण का प्रबंध करना, ये सभी श्वेत क्रांति का उद्देश्य है। पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, ठीक है, पशुओं की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये सभी जो है श्वेत क्रांति के उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दूध
उत्पादन, ऑप्शन बी खाद्यान्न उत्पादन, ऑप्शन सी दलहन उत्पादन, ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन। तो ऑपरेशन फ्लड इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1967, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1970। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसका स्थापना किया गया था 1970 में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2014। तो राष्ट्रीय डेयरी योजना इसे प्रारंभ किया गया था 6 मई 2012 को। 6 मई 2012 को राष्ट्रीय डेयरी योजना प्रारंभ किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2012। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये प्रारंभ किया गया था 28 जुलाई 2014 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 2014। अगला प्रश्न है, वे कृषि फसलें जिन्हें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खरीफ फसल, ऑप्शन बी रबी फसल, ऑप्शन सी नकदी फसल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वे कृषि फसलें जिन्हें व्यावसायिक या वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए उगाया जाता है उसे कहते हैं नकदी फसल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को वाणिज्यिक फसल भी कहते हैं, वाणिज्यिक फसल। जैसे कि कपास एक वाणिज्यिक फसल है, गन्ना एक वाणिज्यिक फसल है, चाय, कॉफ़ी, ठीक है, जूट, ये सभी क्या है? वाणिज्यिक फसलें हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए खरीफ फसल, ऑप्शन बी रबी फसल, ऑप्शन सी नकदी फसल, ऑप्शन डी वाणिज्यिक फसल। तो ऐसी फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है वे फसलें कहलाती है खरीफ फसल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि खरीफ फसल में आता है धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, ये सभी क्या है? वर्षा ऋतु में बोया जाता है और ये खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती है? ऑप्शन ए खरीफ फसल, ऑप्शन बी रबी फसल, ऑप्शन सी नकदी फसल, ऑप्शन डी वाणिज्यिक फसल। तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें ये कहलाती है रबी फसल, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि चना एक रबी फसल है, गेहूँ रबी फसल है, मटर एक रबी फसल है, सरसों, इन सभी फसलों को जो है शीत ऋतु में बोया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। 16वां प्रश्न है, उचित और लाभकारी मूल्य किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी तिलहन। तो उचित और लाभकारी मूल्य, ठीक है, इससे संबंधित होता है गन्ना फसल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएम आशा योजना का संबंध किसके कल्याण से है? ऑप्शन ए महिला, ऑप्शन बी दिव्यांग, ऑप्शन सी कृषक, ऑप्शन डी विद्यार्थी। तो पीएम आशा योजना इसका संबंध होता है कृषक के कल्याण से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएम आशा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषकों की आय दुगनी करना, ऑप्शन बी कृषकों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाना, ऑप्शन सी कृषकों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी है कृषकों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। तो पीएम आशा योजना इसका संबंध है कृषकों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने से, ठीक है।
यानी ये इसका उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है, पीएम आशा के प्रमुख घटक में क्या शामिल है? ऑप्शन ए मूल्य समर्थन योजना, ऑप्शन बी मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना, ऑप्शन सी निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, श्री अन्न किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला है मिलेट, दूसरा ऑप्शन है तिलहन, तीसरा ऑप्शन है दलहन, चौथा ऑप्शन है धान। तो श्री अन्न ये कहा जाता है मिलेट को, मिलेट को श्री अन्न कहा जाता है। तो ऑप्शन पहला जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आपके लिए आज का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष किस वर्ष को घोषित किया था? ऑप्शन ए है 2021, ऑप्शन बी है 2022, ऑप्शन सी है 2023, ऑप्शन डी है 2024। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।